जो मैंने इक्वेशन पहले लिखी है एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी कर वो भी आपकी सेम इन्फॉर्मेशन में कन्वी कर रही है, वहीं हमारी सेकंड इक्वेशन भी हमें सेम चीज कन्वी कर रही है। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 10th व्हिच इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ओके, अब केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में क्या है, हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आप किसी चीज़ का पूरा किसी एलिमेंट का पूरा नाम लिख सकते हैं। बट अब खुद सोचिए, हम लोग इतनी सारी रिएक्शन, खैर केमिस्ट्री में तो पूरे टाइम रिएक्शन ही कर रहे होते हैं, अगर हम लोग इतनी सारी रिएक्शन कर रहे हैं तो हर बार हर एलिमेंट का नाम लिखना कन्वीनियंट नहीं है। तो केमिकल रिएक्शंस को लिखने का सबसे अच्छा तरीका हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स के पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी भी एलिमेंट ए की रिएक्शन जब भी किसी एलिमेंट बी से कराते थे तो वो हमें कोई प्रोडक्ट, तब वो हमें कोई कंपाउंड सी देता था, तब वो कोई कंपाउंड हमें ए बी देता था। अब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हर बार इतनी लंबी रिएक्शन लिखना कन्वीनियंट नहीं है। सो हमने क्या किया, हर एलिमेंट के नाम को उसके सिंबल से रिप्लेस कर दिया ताकि लिखने में ईज हो जाए। ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशन का काम क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का काम है कि एक रिएक्शन में आपकी कंबाइनिंग स्पीशीज कौन सी हैं और वो कंबाइन होकर आपका क्या मेन प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब हर बार लिखते रहने से वो इंफॉर्मेशन में सेम है। देखिए, जो मैंने इक्वेशन पहले लिखी है एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी कर वो भी आपकी सेम इंफॉर्मेशन में कन्वी कर रही है, वहीं हमारी सेकंड इक्वेशन भी हमें सेम चीज कन्वी कर रही है। लेकिन इसमें हमें ईज ऑफ कन्वीनियंस है कि इसे लिखना काफी आसान है, ईज ऑफ कन्वीनियंस। सो पहली चीज तो यही है कि किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए आपको उसे लिखना आना चाहिए। अब इसके पास क्या है, केमिकल इक्वेशंस हमारे पास होती हैं दो तरह की। केमिकल इक्वेशंस, जो केमिकल इक्वेशंस है वो हमारे पास दो तरह की हैं। पहली केमिकल इक्वेशन होती है आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसे हम शॉर्ट में स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। वहीं जो सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन है उसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है, बट इन दोनों में जो मेन फर्क है वो है द अमाउंट ऑफ इन्फो दे प्रोवाइड टू अस। फॉर एग्जांपल, स्केलेटन इक्वेशन में हम लोग बताते हैं कोई एलिमेंट ए एलिमेंट बी से रिएक्ट कर रहा है और वो सीधा सीधा कोई कंपाउंड, लेट्स सपोज टाइप ए बी बना रहा है। ओके, लेकिन जो आपका एलिमेंट ए और एलिमेंट बी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, लेट्स सपोज वो कंपाउंड कोई ए टू बी टाइप बना रहा है, यहां पर भी वो कोई ए टू बी टाइप बता रहा है। देखिए इस इक्वेशन में दिस इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच species reacting in the reaction। आपके पास जो रिएक्शन ए और बी है इसमें कंपाउंड टाइप ए टू बी बन रहा है, पर यहां तो सिर्फ एक ही ए दिया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है एक मोल ऑफ बी के साथ, पर कंपाउंड ए टू बी बन रहा है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती। बट वहीं आपके पास ऑन द अदर हैंड में बात करूं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर करती है बताने के लिए। तो यहां पर जो नंबर 2 और 1 है इन्हें बुलाते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो बताते हैं कि एक रिएक्शन में जो भी आपने स्पीशीज लिए हैं उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं एक गिवन मोल ऑफ कंपाउंड को बनाने के लिए। अब अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखेंगे तो इस रिएक्शन में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो ए और बी और यहां पर एक ए और एक बी रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड ए टू बी बनाने के लिए। लेट्स सपोज ए का मास 10 है और बी का मास 20 है, लेकिन जो कंपाउंड ए टू बी है उसका मास क्या होगा 10 + 10 + 20 विच इज 40, जबकि यहां तो टोटल मास 30 आना चाहिए था।
और एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो स्केलेटल इक्वेशन में वो बेसिक इन्फो गायब होता है। इस वजह से हम मेजर रिएक्शंस को कभी भी उनकी स्केलेटल फॉर्म में नहीं लिखते, पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहीं पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे भी करती है और हमें उसके बारे में इन्फो भी प्रोवाइड कराती है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ना, ये हमेशा हमें बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स। पर जैसे आप सीनियर क्लास में जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ मोल से भी ज्यादा चीजें ये कन्वी कर सकते हैं, पर प्राइमरली इनसे पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं ताकि आपका एक गिवन सेट ऑफ कंपाउंड बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है फॉर नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3। अब गौर से देखिए, यहां पर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, पर यहां तो इन टोटल 4 एटम तो होने चाहिए। अब गौर से देखिए, यहां पर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4 एटम तो यहां भी है, मगर यहां पे जो 2 एटम है उसमें से 2 नाइट्रोजन के थे और 2 हाइड्रोजन के थे, बट जो कंपाउंड मुझे मिला उसमें नाइट्रोजन का सिर्फ 1 ही एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो बाकी का 1 नाइट्रोजन के हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। असल में ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए, वो नंबर करेक्ट नहीं है। तो हमारा काम है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें? तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का सीधा तरीका ये है कि पहले किसी भी एक एटम को फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं करेंटली चाहता हूं कि इस नाइट्रोजन को यहां फिक्स कर लूं। ठीक, अगर मैं इस नाइट्रोजन को मैंने फिक्स कर लिया तो इस साइड क्या है, हमारा अब मेन मोटिव है कि LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, कि लेफ्ट हैंड साइड जितने स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उतने ही राइट हैंड साइड भी होने चाहिए। तो यहां पर है मेरे पास N2, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं पर उस तरफ नाइट्रोजन का 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसका मतलब यहां भी 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करना होगा। अब गौर से देखिए, यहां पर मैंने नाइट्रोजन तो बैलेंस कर दिया, 2 नाइट्रोजन इधर है और 2 नाइट्रोजन उधर भी है, मगर इस 2NH3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, NH3 का मतलब यही तो है। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, पर जब मैंने नाइट्रोजन बैलेंस करने की कोशिश की उस केस में मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ा दिया। यहां पर हाइड्रोजन 2 थे पर यहां पर अब हाइड्रोजन 6 हो चुके हैं। ये नंबर इन नंबरों से, सब्सक्रिप्ट में जो नंबर है उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है कुछ इस फॉर्म में। तो अब मुझे क्या करना है कि हाइड्रोजन को 6 करना है। अब उस साइड तो कोई और नंबर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उससे फिर नाइट्रोजन का नंबर खराब हो जाएगा। तो अब लौता तरीका क्या बचा है कि मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूं। सो गौर से देखो, अगर यहां पर हाइड्रोजन दिया हुआ है तो हाइड्रोजन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 = 6 और 2 3 = 6। इसका मतलब, क्योंकि 3 H2 मॉलिक्यूल कैसे भी तो लिख सकता हूं, H2 and H2 विच इज अ टोटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स, और उस साइड भी टोटल 6 हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरह से इक्वेशन हो गई बैलेंस। मतलब लेट्स सपोज किसी बच्चे का ऐसा मन नहीं किया, मैंने नाइट्रोजन फिक्स करके इक्वेशन बैलेंस की है, व्हाई नॉट लेट्स ट्राई द अदर वे। अब क्या काम करते हैं, सेम रिएक्शन लेंगे और इस बार हाइड्रोजन को बैलेंस पहले करने की कोशिश करेंगे। तो पहले लिखेंगे N2 H2 और ये रिएक्शन हमारे बना रही है अमोनिया जो कि होता है आपका NH3। अब जिसका मन कर रहा है पहले एक बार हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। अब गौर से देखिए, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और उधर हाइड्रोजन है 3। अब इसे कैसे बैलेंस किया जाए? तो तरीका क्या है, अगर यहां हाइड्रोजन तो या तो हाइड्रोजन को 3 किया जाए या फिर वहां पर जो हाइड्रोजन है उन्हें 2 किया जाए। अब मैं क्या जानता हूं कि जो भी स्टीशियोमेट्री में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर है वो x टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा। इससे और ये नंबर मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं। तो अगर मुझे हाइड्रोजन के 3 को 2 बनाना मुश्किल है थोड़ा सा, एक काम करते हैं 2 को 3 बना लेते हैं।
तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन 2 ऐसे है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन हाइड्रोजन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर भी तो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, बचे कितने 3 हाइड्रोजन। तो चलिए इस इक्वेशन में एक बार 3/2 पुट करते हैं। ठीक, इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, इससे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए 3/2 से। मर अब अगर गौर से देखिए, इधर नाइट्रोजन अभी भी क्या है 1 है, पर उस साइड 2 है। तो 2 को 1 करने का तरीका क्या है, हाफ कर दें, या फिर अगर आपका मन कर रहा था तो यहां भी कर सकते थे, पर उससे क्या है नाइट्रोजन की स्टीशियोमेट्री खराब हो जाती। सो अगर अब इससे गौर से देखा जाए तो नाइट्रोजन 1 हो चुका है, 2 का हाफ इज 1, हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 3/2 विच मींस टोटल ऑफ 3 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन तो बैलेंस है। तो अब आप कह सकते हैं कि सर पहले जो आपने रिएक्शन लिखी थी और जो आपने इक्वेशन लिखी थी ये दोनों अलग अलग हो सकती है, ये दोनों सेम कहाँ है, पर यकीन मानिए ये दोनों के दोनों सेम है। अब वो दिखाते हैं कैसे। अब एक काम करते हैं, ये पूरी की पूरी इक्वेशन में जो पार्ट कॉमन है उसको अलग कर लें। एक काम करते हैं 1/2 अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 दिख रहा है। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3/2 को, 3/2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। सो उसी सेम एग्जांपल से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से 1/2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा N2 प्लस 3 टाइम ऑफ H2, सॉरी ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ H2। ये लिया कॉमन, किससे लिया LHS से, और इक्वल रिएक्शन के अपोजिट साइड क्या था अमोनिया। अब गौर से देखिए, इसको ट्रीट करना है एज इक्वल, तो यहां 1/2 है। अब गौर से देखिए ये इक्वेशन का हिस्सा कुछ पुरानी वाली जैसी दिख रहा है। अब बचा क्या, इस 1/2 को मुझे क्या करना है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर 1/2 डिवाइड में है, यहां 2 डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे जो मेरी इक्वेशन है वो बनकर क्या आ जाएगी N2 3 टाइम्स ऑफ H2 with 2 टाइम्स ऑफ NH3। हो गई ना, वही सेम इक्वेशन वापस आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर्स हैं, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको बुलाते हैं स्टोइशियोमेट्री। ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एटम कभी 3/2 की फॉर्म में 1/2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में इसीलिए ये जो नंबर हैं सिर्फ और सिर्फ स्टोइशियोमेट्री के बारे में इंफॉर्म करते हैं हमें, ना कि किसी एटम के नंबर के बारे में। तो अब आपको समझ आया, चाहे आप रिएक्शन को किसी भी सेंस में बैलेंस करने की कोशिश करें, वो आंसर जब आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे वो हमेशा वही ओरिजिनल फॉर्म में आएगा जो सा आना चाहिए। इसका मतलब पेपर में आए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी रिएक्शन फ्रैक्शन में नहीं छोड़नी है, इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह ट्रीट करना है जैसे हम मैथ्स में करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS करना है और नंबर का मल्टीप्लिकेशन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को एक काम करते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं और उस पर ट्राई करते हैं। इस बार हम ले रहे हैं हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड इट इज फॉर्मिंग वाटर। ठीक, अब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, उधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, उधर 1 है। तो सिंपल तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि इसको हाफ कर दूं। हाफ कर दूं तो क्या होगा, यहां पर कुछ नहीं है तो इसको 1 माना, एलसीएम लूंगा तो ये बैलेंस होकर हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2। अब क्योंकि यहां पर 1 एलसीएम लूंगा तो 2 कॉमन, डिवाइड में H2O, इस 2 को किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्योंकि अभी हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ 4, तो इसका मतलब क्या है, उधर भी हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2 गिव मी 2 टाइम्स ऑफ H2O। अब इसको लिख के देख लेते हैं, 2H2O का मतलब H2O फिर H2, हाइड्रोजन 4 ऑन दिस साइड, ऑक्सीजन 2 इज ऑन दिस साइड। ओके, तो आप इस रिएक्शन को जैसे चाहें रिएक्टेंट की साइड से बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी एक एटम को कॉमन रखिए और देखिए कि आप किसका नंबर ज्यादा आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, और एक एटम को बैलेंस करते करते लगभग दूसरा अपने आप इक्वेशन बैलेंस होने लग जाती है। ओके, ये पहली बार में थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, पर अगर आप इसे थोड़ा सा वक्त देंगे तो ये काफी आसान है। बस थोड़ी सी बेसिक मैथ पर ध्यान देना है
और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल करते वक्त थोड़े से कॉशियस रहिए। ओके, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।